हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद कृषि पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रकाश खरड़िया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आया हूँ, जो आपको आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे तथा आपको सफलता दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। तो इससे लेकर लेट्स नाउ स्टार्ट नाउ। ये फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। अगर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेता और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेता कि आगे आने वाले सभी आगामी सीरीज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप उनको देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। इनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, जो आपको जो भी आगामी सीरीज़ आगामी जो है प्रतियोगी परीक्षाएँ आएंगी उसके लिए आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगी। धन्यवाद। तो ये फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइकोराइजा सहजीवी संबंध है। ऑप्शन ए है शैवाल और ब्रायोफाइटा के बीच। ऑप्शन बी है कवक और उच्च पादपों के बीच। ऑप्शन सी है शैवाल और जीवाणुओं के बीच। ऑप्शन डी है शैवाल एवं कवकों के बीच। डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है कि माइकोराइजा जो परजीवी होता है उसका सहजीवन किसके साथ संबंध होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कवक व उच्च पादपों के बीच, यानी कि जो फंगस और जो हाई डेंसिटी के प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों के बीच इनके बीच में जो संबंध होता है उसको माइकोराइजा सहजीवी कहा जाता है। और इन कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच में जो संबंध होता है वो माइकोराइजा जो सहजीवी होता है वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, जो है कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच। अब अपन इसके बारे में देखो थोड़ा सा ये जान लेते हैं। इसमें जो कुछ छोटे जो टर्म्स आए हैं, जैसे शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, जीवाणु है, कवक, इनके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं शैवाल और ब्रायोफाइटा क्या है। तो शैवाल आपने देखा कि ये पादप तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जो शैवाल होते हैं ये थैलोफाइटा परजीवी के अंतर्गत आते हैं और ये इन जो शैवाल होते हैं इनको थैलोफाइटा श्रेणी में रखा जाता है। इसी तरह जो ब्रायोफाइटा होता है वो हमारे जो पादप के शरीर के एक ही भाग होता है कि जो ब्रायोफाइटा होता है वो पादप शरीर का एक भाग होता है, तो दूसरे भाग को जल व अन्य चीज़ों को सेवन का कार्य करता है। कहने का मतलब जो भोजन, पानी आदि जितने भी जरूरी वस्तुएं हैं उनको पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ब्रायोफाइटा करता है। और अगर इसको जाने तो इसमें विशेष प्रकार के जो उत्तक होते हैं, विशेष प्रकार के उत्तक। अब उत्तक नया शब्द आ गया। उत्तक क्या होते हैं? उत्तक भी होते हैं कि विभिन्न जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाए। तो जो ब्रायोफाइटा होता है ये उन उत्तकों की सहायता से जल है, खनिज और भी विभिन्न प्रकार जो खनिज लवण है उनको विभिन्न प्रकार उनका जो पौष्टिक पदार्थ है उनके विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में एक और नया शब्द आपके अपने सामने आया हुआ है जीवाणु। तो जीवाणु होता है जिसको अपन बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं, एक हानिकारक होते हैं और एक लाभदायक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को जो हानि पहुंचाते हैं और कुछ होते हैं तो लाभदायक होते हैं। जैसे अपन बात करें दही, कर्ड का नाम आपने सुना को, कर्ड में लैक्टोबैसिलस कहने का मतलब जिसमें कर्ड होता है, कर्ड में जो दही जीवाणु पाए जाते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाते हैं, जैसे टिटेनस है, निमोनिया है, कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, हैजा है, टाइफाइड है, प्लेग रोग है, काली खांसी, फोड़ा फुंसी, पेट दर्द, ये सारे सिम्टम्स जीवाणु के द्वारा होते हैं। इसके अलावा एक और अपने सामने है कवक। अब कवक क्या होते हैं? कवक होते हैं ये भी फंगस टाइप, ये भी फंगस होते हैं, इसको फंगस कहा जाता है। ये भी विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देते हैं। इनके द्वारा होने वाले रोग जैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे एथलीट फूड, जिसे अपन हाथी पाँव रोग कहते हैं, एथलीट फूड है, दाद है, अस्थमा जिसे दमा की बीमारी कहते हैं, गंजापन है, दाद, खाज, खुजली आदि, ये सारे इनके जरिए होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा। तो अपन पढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो प्रश्न नंबर 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 वो है बैसिलस थुरिनजिएंसिस नामक जीव कीटनाशी हेलिकोवर्म नामक कीट को लक्ष्य बनाता है।
इस कीट के नियंत्रण से मुख्यतः किस फसल की रक्षा होती है? कहने का मतलब ये जो बैसिलस थुरिंजिएसिस नाम का जो एक कीटनाशी जीव है, जो हेलिकोवर्म नाम का एक कीट होता है, उनको लक्ष्य बनाकर फसलों की रक्षा करता है। तो ये जो बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीव है, ये उसमें कौन से पादपों की रक्षा करता है, यानी कौन से पौधों की रक्षा करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है मूंगफली। तो इन चारों में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वो पौधा है जिसका ये कीट मुख्यतः इस फसल की इस कीट के माध्यम से फसल की रक्षा करता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा कपास होता है। यानी कि जो बैसिलस थुरिंजिएसिस की है, ये कपास की फसल को, इस हेलिकोवर्म नामक कीट को लक्ष्य बनाकर कपास की फसल की सुरक्षा करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कपास होगा। अब अपन जान लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अपन कपास के बारे में सबसे पहले जाने, कपास का बॉटनिकल नेम क्या होता है। कपास के बॉटनिकल के नाम की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम होता है, क्या होता है? गोसिपियम अर्बेरियम। क्या होता है? गोसिपियम अर्बेरियम। और ये जो कपास का पौधा है, ये मालवेसी कुल का पौधा होता है, और इसका बॉटनिकल नेम क्या बताया मैंने आपको? गोसिपियम अर्बेरियम। ऐसे अपन बात करें, धान की बात करें तो जो धान का पौधा है, इसको जो अपन चावल कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सैटाइवा। क्या होता है? ओराइजा सैटाइवा। और ये जो पौधा जो धान का पौधा है, जो पोएसिया ग्रेमिनी कुल का सदस्य होता है। और इसी तरह दूसरा सेकंड अपन ऑप्शन में बात की गेहूँ, तो गेहूँ होता है, ये भी पोएसिया ग्रेमिनी कुल का सदस्य होता है। और इसका बॉटनिकल नेम की बात करें, इसका बॉटनिकल होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और इसमें जो गेहूं का पौधा है, इसमें दो प्रकार के रोग पाए जाते हैं। एक होता है स्लथ कंड रोग होता है, और दूसरा होता है काला कीट रोग। जो स्लथ कंड रोग होता है वो एक विशेष प्रकार का जीवाणु, तो इसका नाम है एस्टिलिगो न्यूडा ट्रिटिसाई। क्या बोल रहा हूँ मैं? एस्टिलिगो न्यूडा ट्रिटिसाई। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एस्टिलिगो न्यूडा ट्रिटिसाई। इस जीव की वजह से जो गेहूं में स्लथ कंड रोग होता है, वो इस जीव की वजह से फैलता है। दूसरा होता है काला कीट रोग। जो काला कीट रोग होता है वो है पक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई की वजह से होता है। किसकी वजह से? पक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई। इस वजह से गेहूं में जो काला कीट रोग होता है, और ये जो रोग होता है इनके तने में होने वाला रोग है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मूंगफली की। तो मूंगफली होता है, तो मूंगफली ये लेगुमिनेसी कुल का पादप होता है। उसके बॉटनिकल नाम की बात करें तो इसका बॉटनिकल होता है एरेकिस हाइपोजिया। क्या होता है? एरेकिस हाइपोजिया। और ये जो इसमें एक रोग होता है, इसको अपन टिक्का रोग कहते हैं। जो मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है वो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा जीवाणु की वजह से होता है। किसकी वजह से? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा जीवाणु की वजह से होता है। ओके, अब अपन चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है? निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं। डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के बाद मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं। ऑप्शन ए है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हीलियम, और ऑप्शन ई है बोथ ए एंड बी। कहने का मतलब क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है कि निश्चेतक के रूप में इनमें से कौन से पदार्थ को यूज किया जाता है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि कहने का मतलब क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है। जो क्लोरोफॉर्म होता है, इसके फॉर्मूला की बात करें, इसका रासायनिक सूत्र अपन जानना चाहें तो रासायनिक सूत्र होता है CHCl3 होता है। और ये जो क्लोरोफॉर्म होता है, ये प्रयोगशालाओं में रबर, लाख की विलायक बनाने में, इसके अलावा भी इसका जो जीवाणुनाशी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया प्रयोगशालाओं में रबर बनाने में, लाख होती है, जो लाख यानी कि जिसे जो औरतें चूड़े वगैरह पहनती हैं, लाख और भी उसमें काम आती है, उसकी विलायक बनाने में भी काम होता है। इसके अलावा अपन बात करें तो जीवाणुनाशी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, नाइट्रस N2 इसका फॉर्मूला आता है। और नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में जानते हो, यह इसके द्वारा धातु के एजाइड बनाए जाते हैं। तो कहने मतलब धातु एजाइड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। शल्य चिकित्साओं में बेहोशी की दवा के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये दोनों ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि निश्चेतक के रूप में किन दो कौन से पदार्थ शामिल हैं, तो वह क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। अब अपन जान लेते हैं ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला होता है CO2 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जिसका उपयोग अपन शीतल पेय पदार्थों में भी करते हैं। इसके अलावा शीतल पेय पदार्थ हो गए,
और भी जानना चाहिए, जैसे आग बुझाने में, सोडा वाटर बनाने में, शुष्क बर्फ बनाने में, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग की अपन बात करें, सबसे पहले अपन बात करें शीतल पेय पदार्थों में, सोडा वाटर बनाने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में और शुष्क बर्फ बनाने में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है हीलियम, जो सबसे हल्की धातु होती है, सबसे हल्की गैस होती है, सॉरी धातु का नाम है, सबसे हल्की गैस होती है और इसका फॉर्मूला होता है He, इसका प्रतीक चिन्ह होता है He। और इस धातु को, इस जो हीलियम है, हीलियम गैस का प्रयोग अपन ये बहुत हल्की और एज्वलसिन होने के कारण इसका उपयोग गुब्बारों में हवा भरने में, इसके अलावा जो हवाई जहाज होते हैं उनके टायर जो ट्यूब होती है उनमें हवा भरने में इसका उपयोग किया जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सबसे पहले ये होता है कि जो गोताखोर होते हैं वो गोताखोरी करते समय जो O2 गैस होती है उसके साथ में हीलियम गैस का मिश्रण यूज करते हैं, जिसको उनसे जब गोताखोर पानी में तैरते हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम, नंबर 4 क्वेश्चन है, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है पेपेवरम सोमनिफेरम, ऑप्शन बी है एम्बालिका ऑफिसिनेलिस, ऑप्शन सी है रावल्फिया सर्पेंटाइना और ऑप्शन डी है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। तो आपको बताना है कि अफीम का वानस्पतिक नाम इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो अफीम का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा पेपेवर सोमनिफेरम, यानी कि अफीम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? पेपेवर सोमनिफेरम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेपेवर सोमनिफेरम। अब अपन जान लेते हैं जो बाकी ऑप्शंस दिए गए उनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। पहला है एम्बालिका ऑफिसिनेलिस। एम्बालिका ऑफिसिनेलिस होता है जो आंवले का वानस्पतिक नाम होता है। किसका वानस्पतिक नाम होता है? आंवले का। आपसे कोई पूछे कि आंवले का वानस्पतिक नाम है तो क्या बताओगे? एम्बालिका ऑफिसिनेलिस बताओगे। और ये होता है, ये फल में प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब जो आंवला होता है फल के रूप में होता है, उसी का बॉटनिकल नाम क्या है? एम्बालिका ऑफिसिनेलिस होता है। और आंवले का अगर इसके उपचार की इसके यूजेस की अपन बात करें तो इसका एपच के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, या मूत्र की स्रावक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। वो किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। ओके, तीसरा ऑप्शन है रावल्फिया सर्पेंटाइना। इसके बारे में जानते हैं। रावल्फिया सर्पेंटाइना होता है ये पादप की जड़ों में पाया जाता है और इसका ये रावल्फिया सर्पेंटाइना होता है ये सिनकोने का सर्पगंधा का बॉटनिकल नेम होता है। रावल्फिया सर्पेंटाइना किसका बॉटनिकल नेम होता है? सर्पगंधा का, जो एक औषधीय पादप होता है। ठीक है, जिसका उपयोग अपन विभिन्न प्रकार की औषधियों के रूप में यूज करते हैं। और इसके उपयोग, इसका यूजेस की अपन बात करें जैसे हाई ब्लड प्रेशर होता है, टेंशन की कंडीशन होती है, तो उनके उपचार में अपन सर्पगंधा यानी कि रावल्फिया सर्पेंटाइना का यूज करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। सिनकोना ऑफिसिनेलिस सिनकोने का बॉटनिकल नेम है। और इसके उपचार की बात करें तो इसके द्वारा ये मलेरिया के उपचार में यूज किया जाता है और ये पौधे की छाल द्वारा प्रयुक्त होता है। यानी कि सिनकोना ऑफिसिनेलिस जो सिनकोना का बॉटनिकल नेम है ये पौधे की छाल द्वारा प्रयुक्त होता है और इसका उपचार मलेरिया के उपचार में इसका यूज किया जाता है। ओके, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। इसके बाद में अपन अपनी फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की आंतों में उपस्थित लाभदायक परजीवी प्रोटोजोआ कौन सा है? यानी कि मनुष्य की जो इंटेस्टाइन होती है उनमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के कुछ प्रोटोजोन ऐसे होते हैं जो उनको लाभ भी पहुंचाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उनको हानि पहुंचाते हैं। यहाँ पूछा गया है कि लाभदायक परजीवी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है ई हिस्टोलिका, ऑप्शन बी है ई कोलाई, ऑप्शन सी है ई जिनजिवेलिस और ऑप्शन डी है ट्रिपेनोसोमा। तो आपको इन चारों में से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ई कोलाई। जो ई कोलाई प्रोटोजोआ होता है वो हमारे शरीर में जो आंतें होती हैं, आंतों को बहुत ज़्यादा लाभदायक प्रदान करता है। कि कई बार अपन देखते हैं अपने आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन के खतरे से हमारे को सुरक्षा प्रदान करता है। और भी बहुत सी ऐसे टर्म्स अपन जो अपने आंतों में अपने को देखने को मिलती है, उन सबसे हमारे को लाभ प्रदान करने का कार्य कौन करता है? ई कोलाई करता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो को वायरस शरीर में प्रवेश करता है। यानी कि आपको बताना है कि पोलियो का वायरस, इन चारों ऑप्शन में से पोलियो का वायरस कौन से माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है? ऑप्शन ए है दूषित भोजन व जल से, ऑप्शन बी है मच्छर के काटने से, ऑप्शन सी है थूक तथा लार से, ऑप्शन डी है कुत्ते के काटने से। तो आपको बताना है कि पोलियो का वायरस शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा दूषित भोजन और
जल के माध्यम से। किसके माध्यम से? दूषित भोजन और जल के माध्यम से। कि जो पोलियो का वायरस होता है हमारे शरीर में दूषित भोजन और जल के माध्यम से करता है। इसलिए हमारे को अवेयर किया जाता है कि आप हमें अगर पोलियो के बच्चों में पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की खुराक पिलाई जाती है, वो इसीलिए और अपने को ये अवेयर किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अब दूषित भोजन और जल को अपने घर दूषित भोजन को नहीं रहने दें, जल को ज़्यादा इकट्ठा नहीं रहने दें। जो गंदा जल होता है वो भी इसका एक मेन लक्षण होता है, उसकी वजह से पोलियो का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद में अपन चलते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन के। 7वें नंबर क्वेश्चन है सिरका निम्न में से एक घोल है, यानी कि आपको ये बताना है कि सिरका निम्न में से किसका घोल है। ऑप्शन ए है साइट्रिक एसिड का, ऑप्शन बी है ऑक्जेलिक एसिड का, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और ऑप्शन डी है एसिटिक एसिड का। यानी कि इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा एसिड है जो सिरके का एक घोल होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर होता है एसिटिक एसिड, इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड की अपन बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। क्या होगा? CH3COOH इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। और इसकी अपन बात करें तो जो एसिटिक एसिड होता है इसका अपन सिरके के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो अचार होता है जो अपन घरों में जो विभिन्न प्रकार के अचार खाए जाते हैं उनमें भी एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है, सिरके के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब जान लेते हैं ऑप्शन अपन जो और बाकी 3 ऑप्शन उनके बारे में भी। सबसे पहला है ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है COOH। क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH होता है। और उसके उपचार की बात करें तो इसको एक तो सबसे पहला तो ये कोलतार से रंग बनाने में इसका कोलतार के जिसको अपन डामर जिसके वजह से अपन देखते हैं सड़कों पे जो ब्लैक डामर जो रोड कोलतार डाले जाते हैं उसका रंग बनाने में इसका उपयोग करता है। इसके अलावा चमड़े की विरंजने है कि चमड़े को रंगने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के रंजक बनाए जाते हैं जिससे कि कपड़ों की रंगाई और छपाई की जाती है। ओके, तो क्या क्या बताया मैंने? अगर इसके ऑक्जेलिक एसिड के फॉर्मूले की बात करें तो COOH का फॉर्मूला होता है और उसके उपयोग के इसके यूजेस की बात करें तो को रंग प्रदान करने में, चमड़े को रंगने में, इसके अलावा कपड़ों को रंगाई छपाई करने के रंजक बनाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, अब जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, इसका फॉर्मूला होता है। और HCl इसका उपयोग अपन जो विभिन्न प्रकार के लेबोरेटरीज होती हैं, प्रयोगशाला होती है, उनमें अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक्वेरिजिया बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसको और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नमक का तेजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमक का तेजाब इसको बोलते हैं। इसको आप अच्छे से नोट करना अपने दिमाग में कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर बोलते हैं नमक का तेजाब इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका और भी अपने यूजेस की बात करें तो लोहा व स्टील के उद्योगों में, वस्त्र उद्योग में, इसके अलावा क्लोरीन गैस बनाने में, गोंद व रंजक आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये बारे मटेरियल से मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको मैं इसके बारे में फिर से एक बार डिटेल से बता सकूँगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में नेक्स्ट की अपन बात करें एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड। अब चलते हैं अपन सॉरी फ्रेंड, थोड़ा डिस्टर्ब होने के लिए इसकी माफी चाहता हूँ। अपना 8 नंबर क्वेश्चन है बैंकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। बैंकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है CaOH2, ऑप्शन बी है CaCO3, ऑप्शन सी है Na2CO3, ऑप्शन डी है NaHCO3। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले आंसर की। पहले अपन बात करते हैं इसका आंसर क्या होगा बैंकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र। और बैंकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। जो NaCO3 होता है इसको अपन सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको यानी कि इसका अगर इसके दूसरे नाम की बात करें उसको खाने का सोडा जिसको कहा जाता है। तो इसके कितने नाम होते हैं? बैंकिंग सोडा, खाने का सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट।
ठीक है। इसकी यूजेस की अपन बात करें तो जो बैंकिंग पाउडर के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोगशालाओं में अभिकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो इनो होता है जो गैस्ट्रिक को दूर करता है, गैस की समस्या को दूर करता है, उसको इनो के फल लवण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एक बार फिर से जान लीजिए, NaHCO3 बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है, इसको अपन सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसके अलावा इसका अन्य नाम की अपन बात करें तो इसका नाम होता है खाने का सोडा। और इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में होता है, अग्निशामक यंत्र के रूप में होता है। इसके अलावा इनो जैसे फल लवण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं, ये तो इसका वो है राइट आंसर NaHCO3। अब बात करते हैं इसके कुछ और उपयोगी, जैसे पहला है CaOH2। CaOH2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है और चूने का पानी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। CaOH2 का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चूने का पानी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट इसको अपन कहते हैं, जो चूने का पानी, टूथपेस्ट बनाने आदि में इसका उपयोग किया जाता है, जिसको अपन लाइम स्टोन या संगमरमर भी कहते हैं। CaCO3 भी कहा जाता है लाइम स्टोन या संगमरमर इसको कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हैं, Na2CO3। Na2CO3 कहने वाला सोडियम कार्बोनेट इसको अपन कहते हैं, जिसको धावन सोडा भी कहेंगे, धोने का सोडा इसको अपन कहते हैं। Na2CO3 क्या कहा जाता है, धावन सोडा या धोने का सोडा इसको अपन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके यूजेस की अपन बात करें तो कपड़े धोने में, पानी को मर्दूकरण करने में, कांच, कागज, बोरेक्स आदि बनाने में, बैंकिंग पाउडर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, Na2CO3 का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, और जिसको अपन धावन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। इसके यूजेस की बात करें तो कपड़े धोने में, पानी को मर्दूकरण करने में, कांच, बोरेक्स, कागज आदि बनाने में, और बैंकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है नंबर 10 क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है। सॉरी फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पीछे रह गया। यह धातु को ठंडे जल से त्वरित किया जा सकता है। धातु को ठंडे जल से त्वरित किया जा सकती त्वरित क्रिया करती है। धातु को ठंडे जल से त्वरित क्रिया करती है। आप अपन चारों ऑप्शन जो बताना है, कौन सा ऐसे धातु है जो ठंडे जल से तुरंत क्रिया करती है। तो ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, और डी ऑप्शन है आयरन। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें, राइट आंसर होगा सोडियम। की सोडियम एक ऐसी ज्वलनशील धातु होती है जो जल के संपर्क में आए तुरंत विस्फोट उत्पन्न करती है, आग पैदा करती है। इसलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, ताकि ये हवा या नमी के संपर्क में नहीं आए और इससे जो हानि होती है उससे बचा जा सके। ओके फ्रेंड, और अपन बात करें भूपरपट्टी में, अगर बात करते हैं भूपरपट्टी में यानी कि अपनी पृथ्वी पर ये 2.83% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 2.83% पाई जाती है। और जबकि मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में 0.1% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 0.1। भूपरपट्टी में पाई जाती है 2.83%, और मानव शरीर की बात करें तो 0.15% पाई जाती है। इसके अलावा बात करें एल्यूमिनियम की बात करें तो जो एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह होता है Al, और इसका उपयोग बर्तन बनाने में, तार बनाने में, पेंट बनाने में, मिश्र धातु में, एल्यूमिनियम पाउडर बनाने में, इन सब में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। और ये भूपरपट्टी पे इसकी प्रतिशतता पाई जाती है 8.13% पाई जाती है, जबकि कितनी पाई जाती है, 8.13% पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन बात करें अपने मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह होता है Mg, और इसका उपयोग ये काम में आता है जो अपनी जो मसल्स होती है, अपनी जो मांसपेशियाँ होती है, उनके संचालन में इसको उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो तंत्र से संबंधित वो भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हैं, उनमें भी ये सहायता प्रदान करता है। तो इसकी क्या बताया मैंने आपको कि जो अपनी मसल्स के संचालन में तंत्र की कार्यविधि को में भी सहायता प्रदान करता है। और भूपरपट्टी में इसके अपन बात करें तो भूपरपट्टी में 2.09% पाया जाता है, और जबकि मानव शरीर की बात करें तो 0.004% पाया जाता है। भूपरपट्टी पे कितना, 2.09%, और मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में 0.004% पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ना आयरन। तो आयरन के बारे में आप सभी परिचित है कि आयरन का प्रतीक चिन्ह Fe होता है, और इसके जो हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, RBC पाई जाती है, उनके निर्माण में यह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और अगर बात करें RBC की, अगर RBC आएगा तो अपन जान ले थोड़ा सा RBC क्या है। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो हमारे शरीर में, हमारे जो खून आता है, खून में पाए जाते हैं, जो
खून का लाल रंग प्रदान करती हैं। और ये इनका जो जीवन काल के पर बात की बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम से पूछा जाता है, 120 दिन का जीवन काल होता है। कितना होता है? 120 दिन का जीवन काल होता है। और अपने जो अगर भूप्रकृति की बात करें तो भूप्रकृति में 5% आयरन पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में अपन बात करते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? ए ऑप्शन है थोरियम, बी ऑप्शन है जर्कोनियम, सी ऑप्शन है टाइटेनियम और डी ऑप्शन है स्ट्रांसियम। ए ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर थोरियम इसका राइट आंसर होगा। तो मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। जो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। ठीक है, अब अपन जो नेक्स्ट जो बी और सी और डी इन तो तीनों ऑप्शन दे के इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला है जर्कोनियम। जर्कोनियम होता है तो इसकी बात करें, इसकी खोज 1789 में क्लोप्रोट वैज्ञानिक ने, एक वैज्ञानिक थे क्लोप्रोट, उन्होंने इसकी खोज की थी। क्लोप्रोट वैज्ञानिक ने एक जर्कोनियम की खोज की थी। और इसके ऊपर बात तो नाइओबियम और टेंटेलम और एक वेनेडियम। नाइओबियम, टेंटेलम और वेनेडियम। जर्कोनियम मतलब इसके आस कौन कौन से हैं? एक तो है नाइओबियम, टेंटेलम और एक वेनेडियम। जर्मेनियम के 3 इसके मैंने आपको बता दिए हैं, एक तो वेनेडियम, नाइओबियम और एक टेंटेलम। ठीक है, उसकी खोज क्लोप्रोट ने की थी 1789 ईस्वी में। तीसरा अपन बात करते हैं ट्राइटेनियम की बात करें तो ट्राइटेनियम की खोज 1791 में ग्रेटर नामक वैज्ञानिक की थी। और इसका एक अयस्क होता है इल्मेनाइट, इसका अयस्क होता है। कौन सा होता है? इल्मेनाइट इसका अयस्क होता है। तो ग्रेटर नामक वैज्ञानिक ने 1791 में ट्राइटेनियम की खोज की थी। इसका एक अयस्क होता है जिसका नाम है इल्मेनाइट। फिर बात करते हैं अपन स्ट्रांसियम की। तो स्ट्रांसियम के 2 होते जो, एक तो स्ट्रोंसिएजाइट, एक तो होता है स्ट्रोंसिएजाइट। कौन सा होता है? स्ट्रांसियम का किसका इसका? स्ट्रोंसिएजाइट और सेलेस्टाइन। ठीक है, जो सेलेस्टाइन और स्ट्रोंसिया किसके अयस्क हैं? स्ट्रांसियम के अयस्क हैं। जर्कोनियम के अयस्क मैंने क्या बताया आपको? एक तो नाइओबियम, टेंटेलम और वेनेडियम। ट्राइटेनियम की बताया मैंने आपको, एक बताया इल्मेनाइट। और स्ट्रांसियम के 2 बताए कौन से? एक तो स्ट्रोंसिएजाइड और एक बताया मैंने आपको सेलेस्टाइन। इसके अलावा और भी देखो आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बता देता हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक होता है पारा का होता है सिनेबार, इसका अयस्क होता है। पोटेशियम की बात करो तो पोटेशियम का होता है तो कार्नेलाइट होता है, वो एक फेल्सपार होता है। कार्नेलाइट और फेल्सपार होता है। एक मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का होता है डोलामाइट होता है। आयरन की बात करें तो आयरन का होता है हेमेटाइट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब अपन पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा है? यानी कि इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि सिगरेट जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके उसमें मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक पाया जाता है, उनके धुएं में कौन सा? पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन। पहला कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड व ऑक्सीजन। तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। और चौथा है डाइऑक्सिन व बेंजीन। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा पाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन इसमें पाए जाते हैं। इसका जो मुख्य प्रदूषक के रूप में कार्य करता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस के रूप में यूज की जाती है। जो कई बार अंगीठियों में जो कोयले अपन जलाते हैं उनसे जो काला जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को कभी भी बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि बंद कमरे में अंगीठी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे कमरे के वातावरण में घुल जाती है और एक जहरीली गैस का रूप लेती है, जिससे मनुष्य की मृत्यु होने का खतरा हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का आप से ध्यान रखिएगा, जब भी आप अंगीठी जलाते हैं तो अंगीठी को खुले में जलाएं, उसको बंद कमरे के अंदर नहीं जलाएं। अब किसमें ऑप्शन है बेंजीन। तो बेंजीन के बारे में अपने थोड़ा सा जान लेते हैं। बेंजीन क्या चीज़ है? बेंजीन के फॉर्मूले की बात करें तो C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। इसका उपयोग जो पीड़कनाशी होते हैं उस के करने वाला औषधियों के रूप में, पीड़ादायक जो वस्तु उनको दूर करने में, औषधियों में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, फोटोग्राफिक यौगिकों में, इसके अलावा सुगंधित पदार्थ बनाने में और निर्जल धुलाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बेंजीन का प्रयोग किस में किया जाता है? पहला आपको मैंने बता देखो, एक तो बताया मैंने आपको पीड़कनाशी में, औषधियाँ बनाने में, विस्फोटक के रूप में, फोटोग्राफी यौगिकों में, सुगंध बनाने में और निर्जल धुलाई में। फॉर्मूले की बात करें तो C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। तो निकोटीन होता है तंबाकू में पाया जाता है। क्या है? निकोटीन किसमें पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की। प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला फ्रियोन कौन सा है? यानी कि आपको बताना कि प्रशीतक के रूप में प्रश्न है कि ठंडे के रूप में प्रयुक्त होने वाला फ्रियोन कौन सा है? नंबर ए ऑप्शन है एथिलीन डाइक्लोराइड,
ऑप्शन बी है ट्राइक्लोरोएथेन, ऑप्शन सी है एसिटिलीन डाई फ्लोराइड, ऑप्शन डी है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। तो आपको उनको इनमें से बताना है कौन सा इनमें से ऐसा हो है जो प्रतिशत के रूप में होने वाला एक फ्यूल है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन होता है जो प्रतिशत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें, अपना क्वेश्चन नंबर 13 है, हीरा एक प्रकार है, यानी कि आपको ये बताना है इन चार ऑप्शन की हीरा किसका प्रकार है। नंबर ए है कार्बन का, नंबर बी है लोहे का, नंबर सी है मैग्नीशियम का और नंबर डी है प्लेटिनम का। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो डिफरेंस इसका राइट आंसर होगा कार्बन का, यानी कि हीरे को कार्बन का अपरूप कहा जाता है। और सबसे कठोर जो धातु होती है वो कौन होती है, हीरा होती है। क्या होती है सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, ये जो एक अधातु होती है, तो हीरा का एक अधातु जो कार्बन का एक अच्छा अपरूप होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अपना 14 नंबर क्वेश्चन है, गुरु जल क्या है, कहने का मतलब गुरु जल है कि एक अच्छा जल कौन सा है, गुरु जल। तो ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन प्लस नवजात ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है हैवी हाइड्रोजन प्लस हैवी ऑक्सीजन। तो आपको इनमें से बताना है कि गुरु जल कौन सा है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। कहने का मतलब ऑक्सीजन के साथ में हैवी हाइड्रोजन की अत्यधिक मात्रा मिलाई जाती है, तो जो बनने वाला जल होता है वो कैसा होता है, गुरु जल होता है, जिसको अपन जैसे आसुत जल के रूप में यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। कहने का मतलब जो नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें भारी जल का क्या कार्य होता है। ये 2000 में पूछा गया क्वेश्चन, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन रिएक्टर को ठंडा करना और ऑप्शन डी है नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करते हैं कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है। जो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल होता है वो क्या करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। भारी जल हमेशा क्या करता है, न्यूट्रॉन की जो नाभिकीय रिएक्टर के चारों जो न्यूट्रॉन इसकी कक्ष में घूमते रहते हैं, तो भारी जल क्या करता है, उनकी गति को धीमा करता है, उनकी गति को कम कर देता है, जिससे नाभिकीय रिएक्टर एक निश्चित दिशा में अपने आप को गतिमान कर सके। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है। आपको बताया कि जो खगोलीय जो अंतरिक्ष जो डिस्टेंस है, उनकी खगोलीय दूरी उसका मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है किलोमीटर, ऑप्शन सी है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी है समुद्र मील। तो आपको इन चारों में से बताना कि खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है। डियर फ्रेंड्स, तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, बता सकते हैं कोई, तो मैं बता देता हूँ आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रकाश वर्ष होता है वो क्या होता है, खगोलीय दूरी की एक खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि सूर्य द्वारा एक वर्ष में जो तय की गई जो दूरी होती है, मतलब सूर्य के द्वारा जो एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होती है वो क्या होती है, उसका प्रकाश वर्ष कहलाता है, जो खगोलीय दूरी का एक मात्रक होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपना 17 क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमानों में एक ही होंगे। क्योंकि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा तापमान है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमानों में समानता रखता है, कि सेम दोनों में सेम ही होता है। तो ये ऑप्शन है -40, कितना -40 डिग्री, ऑप्शन बी है 212 डिग्री, ऑप्शन सी 40 और डी है 100। ओके, तो इन चारों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर 212 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान पर एक ही स्थिति को अपने आप को शो करते हैं, कि जो 212 टेम्परेचर है वो किसी भी पाठ्यांक पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों स्थिति में हमेशा बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, किसी पिंड की रेखीय गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। यानी कोई भी पिंड है अगर वो रेखीय स्थिति में गति कर रहा है तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसकी दर को क्या कहा जाता है, उनको उसकी जो एक निश्चित उसकी एक फिक्स उसकी जो डिस्टेंस उसको क्या कहा जाता है, उसकी दर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आवेग, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है गतिज ऊर्जा और ऑप्शन डी है संवेग। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो ये बता सकता है कि इसी पिंड के रेखीय गति में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होता है बल। यानी का मतलब जब कोई भी जैसे पिंड है एक रेखा में इस गति में जब उसको ऊपर धक्का लगाते हैं तो क्या उसकी गति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन क्या कहलाता है, परिवर्तन की गति क्या कहलाती है, बल कहलाती है। ओके फ्रेंड, कहने का मतलब जो बल है एक सदिश राशि है और इसकी मात्रा की एमकेएस पद्धति में इसका मात्रा की बात करें तो एमकेएस पद्धति में इसका मात्रा न्यूटन होता है।
ठीक है। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। इसके एमकेएस की पद्धति दो एक पद्धति, एक होती है एमकेएस पद्धति और एक होती है सीजीएस पद्धति। अगर बल के मात्रक की बात करें तो एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। ओके फ्रेंड्स, कहने का और तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसी पिंड की रेखीय गति में परिवर्तन जो क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपन गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के गतिज ऊर्जा उसे कहते हैं किसी वस्तु में उसी गति के कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो निहित ऊर्जा होती है, जिसके जो उसके चाल के साथ बढ़ती है, उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में जानना चाहे तो सीधे शब्दों में एक ही बात है, यानी कोई भी पिंड है अगर वो उसकी गति के कारण, यानी किसी कोई भी वस्तु है और उसी गति के कारण उसकी जो निहित ऊर्जा है वो उसकी चाल के साथ बढ़ती है, उसकी चाल के साथ बढ़ती। जैसे कोई वस्तु है, वो अपनी निश्चित में गति कर रही है और गति करने की जो उसकी जो ऊर्जा है, यानी उसको चलने की ऊर्जा लगेगी, वो भी उसके साथ बराबर बढ़ती रहती है। तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं संवेग की बात करते हैं। तो संवेग होता है वो हमेशा किसी वस्तु के द्रव्यमान और गुणनफल का हमेशा क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और के वेग का गुणनफल होता है। तो आपसे कोई पूछे संवेग किसे कहेंगे, तो संवेग किसे कहेंगे, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु का द्रव्यमान है और उसका वेग है, उन दोनों के बीच का जो गुणनफल, उनके बीच की जो एक निश्चित स्थिति है, वो स्थिति क्या कहलाती है, संवेग कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, एनीमोमीटर से मापी जाती है, यानी कि एनीमोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसे अपन किसकी चाल को अपन माप सकते हैं। तो ऑप्शन ए है वायु की आर्द्रता को, ऑप्शन बी है वायु की चाल को, ऑप्शन सी है समुद्र तल से ऊंचाई को और ऑप्शन डी समुद्र की गहराई को। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करते हैं तो इसके जो एनीमोमीटर यानी कि वायु की आर्द्रता को इससे नापा जाता है। ओके फ्रेंड्स, किसको नापते हैं, वायु की आर्द्रता को इससे नापा जाता है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वायु की आर्द्रता को इससे नापा जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं समुद्र। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कि अपनी जो अपने आइज से अपन देखते हैं उसकी एक निश्चित स्पष्ट दूरी की, कितनी दूरी तक अपनी आंखें एक स्पष्ट प्रतिबिंब को, एक स्पष्ट इमेज को देख सकती हैं। तो आपको बताना है, ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 100 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हमारी जो आंखें हैं वो 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को, 25 सेंटीमीटर दूरी तक कोई भी अगर इमेज है, कोई भी वस्तु रखी हुई है तो उसको स्पष्ट रूप से हमारी आंखें देख सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप अच्छे समझ पाए होंगे, आप अच्छे से मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हो पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे वीडियो को अच्छी समझा है, मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लगा हो और मैंने आपको जो भी सारी जानकारियाँ दी वो आपको पसंद आई हो, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। साथ में मेरे चैनल जीएस अड्डा विद पीसी को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले सभी जो इस जनरल साइंस सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सके तथा अपने कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस की ओर जा सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।